हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.75 पर डिस्कस करेंगे। एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। 2 balls of mass m1 equal to 56 gram and m2 equal to 28 gram are suspended on 2 threads of length L1 and L2। L1 का वैल्यू 7 सेंटीमीटर और L2 का वैल्यू 11 सेंटीमीटर है। At the end of a freely hanging rod as shown below, चित्र दिखाऊंगा अभी आपको मैं। Determine the angular velocity omega measured in radian per second at which the rod should be rotated about the vertical axis, about the vertical axle so that it remains in the vertical position। So क्या है वो चित्र जो दिया हुआ है इस प्रॉब्लम से एसोसिएटेड, एक बार देखें आप। कुछ इस तरह से एक रूप से एक रॉड को वर्टिकल डायरेक्शन में हैंग किया गया है और इससे 2 स्ट्रिंग बंधी हुई हैं। कुछ इस तरह का चित्र बना है, मैं आपको दिखा रहा हूं, आप ध्यान दें। इस स्ट्रिंग की लेंथ को L1 बोला गया है और एक दूसरी स्ट्रिंग इस तरफ दिखाई गई है जो लेंथ में L1 से ज्यादा है। L2 मैं इसे मान रहा हूं। M1 और M2 दो मासेस इनके एक्सट्रीम्स पे बंधे हुए हैं। यहां पर M1 मास में शो कर रहा हूं और इस पोजीशन पर मैं M2 मास को शो कर रहा हूं। एक बार आप उन सभी वैल्यूज को समझ लें जो गिवन है। M1 का वैल्यू 56 ग्राम दिया हुआ है, जबकि M2 का वैल्यू दिया हुआ है 28 ग्राम। L1 लेंथ को दिया गया है 7 सेंटीमीटर, जबकि L2 को 11 सेंटीमीटर बताया गया है। सो इस तरह से डाटा गिवन है प्रॉब्लम में और आपको इस एक्सेस के अबाउट इस सिस्टम को घुमाना है। कुछ इस तरह से घुमाना है कि ये रॉड इस पूरी प्रोसेस में वर्टिकल पोजीशन पर बनी रहे। ये लास्ट लाइन एक बार आप और सुने। डिटरमाइन द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मेजर्ड इन रेडियन पर सेकेंड at which the rod should be rotated about the vertical axle so that it remains in the vertical position। So आपको इस तरह से इसे घुमाना है, इतनी एंगुलर वेलोसिटी से घुमाना है जिससे ये रॉड वर्टिकल पोजीशन पे बनी रहे। सो ध्यान दें, जो डाटा गिवन थे मैंने लिख दिए हैं। सो अगर मैं इस रॉड को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाते हुए वर्टिकल डायरेक्शन में बनी रहेगी ऐसा कंसिडर करके इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ाऊं, तो सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा कि क्या क्या फोर्सेस परफॉर्म करेंगे इस रॉड सिस्टम के लिए। यहां पर ध्यान दें, मैं इस जॉइंट पर, रॉड के इस कॉर्नर पर इन 2 स्ट्रिंग्स के द्वारा लगने वाले टेंशन, रॉड के वेट और इस रूप से रॉड को मिलने वाले फोर्स को इस रॉड के फ्री बॉडी डायग्राम पे शो करूंगा। आप ध्यान से देखें, मैं जो फोर्सेस इस रॉड पे शो करूंगा उनमें एक फोर्स इस स्ट्रिंग के द्वारा रॉड को मिलने वाला टेंशन होगा जिसे मैं T1 लिख रहा हूं। एक फोर्स के रूप में मैं इस स्ट्रिंग के द्वारा रॉड को मिलने वाले टेंशन T2 को प्रेजेंट करूंगा और तीसरे फोर्स के रूप में मैं एक वर्टिकल फोर्स F को प्रेजेंट कर रहा हूं। अब आप पहले इस F को समझ लें। इस रॉड के वेट को mg और इस रूफ के द्वारा इस रॉड को मिलने वाले फोर्स के रिजल्टेंट को मैंने F के रूप में लिख दिया है। यहां पर कोई स्टूडेंट ये ना सोचे कि इस रॉड के वेट को लिखना मैं भूल गया हूं। मैंने इस रॉड के वेट को और इस रूप से मिलने वाले फोर्स के रिजल्टेंट को F के रूप में लिख दिया है। क्योंकि ये दोनों ही फोर्स वर्टिकल थे तो मैंने इनके रिजल्टेंट के रूप में F प्रेजेंट कर दिया है। आप इसे ऐसे समझ लें कि इस रूफ के द्वारा अगर इस रॉड को मिलने वाले फोर्स को मैं F1 से प्रेजेंट करूं और इस रॉड के वेट को W1 से, तो इस F1 और W1 फोर्स के डिफरेंस को मैं F से प्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पर ध्यान दें, ये इक्वेशन मैंने मैग्नीट्यूड वाइज लिखी है, डायरेक्शंस एरो के द्वारा देखे जा सकते हैं। सो F1 में से W1 को माइनस करके हमने एक F मैग्नीट्यूड लिखा है ताकि मैं इस रॉड के फ्री बॉडी डायग्राम पर केवल 3 फोर्सेस को देख सकूं। अब इस W1 को और F1 को मैं यहां से हटा रहा हूं। आप इन्हें समझ चुके हैं, आप इन्हें देख के कंफ्यूज हो सकते हैं, इन फोर्सेस को कंसिडरेशन में ला सकते हैं, इसीलिए मैं इन्हें
यहां से रिमूव कर रहा हूं। आप ये समझ सकते हैं कि इस रॉड पर T1, T2 और F तीन फोर्सेस परफॉर्म कर रहे हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई बॉडी थ्री फोर्सेस के अंडर इक्विलिब्रियम में देखी जाती है तो उस पर लामीज थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है। सो लामी थ्योरम की हेल्प से मैं T1 और T2 के बीच में एक रिलेशन डेवलप करना चाहूंगा। एक बात को स्टूडेंट यहां पर और समझ लें, हालांकि इसका इस प्रॉब्लम से कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन एक बार आप समझें कि जैसे इस रॉड पर लगने वाले फोर्सेस से अभी मैंने एक इक्वेशन तैयार की थी। इस इक्वेशन को लिखते समय मैंने अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्स को F1 और रॉड के वेट को W1 माना था और मैग्नीट्यूड वाइज कुछ इस तरह की इक्वेशन नेट फोर्स F के लिए प्रेजेंट की थी। अब ध्यान दें, अगर इसी इक्वेशन को कोई बच्चा कभी वेक्टर फॉर्म में लिखेगा तो मैं आपको बता दूं कि उस केस में जब आप F1, W1 और F सभी को वेक्टर में प्रेजेंट करेंगे तो आपका स्टेटमेंट होगा F1 वेक्टर प्लस W1 वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर। ये छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें आप ध्यान दें, क्योंकि जब आप वेक्टोरियली प्रेजेंट करेंगे तो F1 वेक्टर प्रेजेंटेशन में एक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, जिसे चलिए के कैप कह लेते हैं, अपने आप इन्वॉल्व होगा और W1 ऑटोमेटिकली इसके मैग्नीट्यूड के साथ माइनस के को इन्वॉल्व रखेगा और नेट फोर्स को जिस डायरेक्शन में आना होगा वो खुद आ जाएगा। सो जब आप वेक्टोरियली लिखते हैं और जब आप स्केलर फॉर्म में लिखते हैं तो आपके प्रेजेंटेशन में एक डिफरेंस होता है और हर बच्चे को ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए। सो मैग्नीट्यूड वाइज F1 माइनस W1 इक्वल टू F लिखा जाएगा, लेकिन अगर आप वेक्टोरियली लिखेंगे तो F1 वेक्टर प्लस W1 वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर लिखा जाएगा। सो ये बात एक एडिशनल स्टेटमेंट के रूप में आप याद रखें। मैं इसे यहां से हटा रहा हूं, इस प्रॉब्लम से इसका कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन इस जानकारी को यहां पर मैं देख पा रहा था तो मैंने डिस्कस किया। आप ध्यान दें, आगे इस रॉड पर लगने वाले तीनों फोर्स आपके सामने प्रेजेंट है और हम लामीज थ्योरम तक पहुंच चुके थे। सो मान लीजिए कि वर्टिकल डायरेक्शन से मेजर होने वाला ये एंगल अल्फा और ये बीटा है, तो इसे हम पाई माइनस अल्फा और इसे पाई माइनस बीटा कह पाएंगे। और ऐसा कहने के बाद अगर मैं लामीज थ्योरम अप्लाई करूं तो स्टेटमेंट बनेगा T1 अपॉन T1 फोर्स के अलावा जो दो फोर्स इन्वॉल्व है उनके बीच का एंगल देखना होगा। सो हम लिखेंगे साइन पाई माइनस बीटा इक्वल टू T2 अपॉन साइन पाई माइनस अल्फा और तीसरे फोर्स के रूप में F है तो लिखा जा सकता है इक्वल टू F अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। बट आप जानते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें F की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो मैं स्टेटमेंट को केवल इतना ही लिख रहा हूं। आप ध्यान दें, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा और रिजॉल्व कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यह बनेगा T1 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू T2 अपॉन साइन अल्फा। आप जानते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। सो ये स्टेटमेंट T1 और T2 को रिलेट कर रहा है और अब हमें ओमेगा तक पहुंचने के लिए कुछ इक्वेशंस और चाहिए होंगी। तो ध्यान दें, अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाने पर यह रॉड वर्टिकल रहती है और यह सिस्टम इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेता है, तो उस केस में हम इस मास m1 और इस मास m2 के फ्री बॉडी डायग्राम के बेस पे भी इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं। आप ध्यान दें, 1 बाय 1 में दोनों के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। m1 मास पर लगने वाले फोर्सेस में एक फोर्स m1g होगा, दूसरे फोर्स के रूप में आप इसी स्ट्रिंग के द्वारा जिसने इस रॉड को इस टर्मिनल पे T1 टेंशन दिया था, आप इस मास पे भी टेंशन निकाल सकते हैं। सो इस टेंशन को अपोजिट डायरेक्शन में T1 ही लिखा जाएगा इस मास के लिए। आप ये जानते हैं कि इनएक्सटेंसिबल और मासलेस स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू को सिमिलर ही लिखा जाना चाहिए। सो ये स्ट्रिंग मासलेस है और इसके इस टर्मिनल पर टेंशन की वैल्यू को उतना ही होना चाहिए जितना इस टर्मिनल पे। सो ये स्ट्रिंग इस मास को T1 टेंशन देगी इस डायरेक्शन में और इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट फोर्स की हेल्प से ही ये इस पाथ पर इस एक्सिस के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहा है। सो अगर इस पार्टिकल के मोशन के लिए इक्वेशंस लिखी जाए तो कैसी इक्वेशंस बनेंगी, आप ध्यान दें। मैं इस टेंशन T1 का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में डेवलप कर रहा हूं। आप ध्यान दें,
इस एंगल के अल्फा होने पर ये अल्फा होगा, सो अपवर्ड कंपोनेंट T1 cos अल्फा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट T1 sin अल्फा होगा। और अब अगर मैं इक्वेशन से लिखूं इसके मोशन की, तो T1 sin अल्फा ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सो मैं इसे मास m1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्टेंस यानी रेडियस वेक्टर के रूप में लिखूंगा। अब ध्यान दें, चूंकि हम इस इक्वेशन को स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो मुझे रेडियस के मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होगी। जिस पाथ पर ये पार्टिकल घूमेगा उसकी रेडियस यहां से यहां तक होनी चाहिए। सो L1 के साइन अल्फा कंपोनेंट के रूप में हम इसे लिख पाएंगे। सो ये कंप्लीट इक्वेशन होगी T1 साइन अल्फा इक्वल टू m1 ओमेगा स्क्वायर इंटू L1 साइन अल्फा। सो कुछ इस तरह से इक्वेशन दी जाएगी इस मास के सर्कुलर मोशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, और वर्टिकल डायरेक्शन में चूंकि ये बैलेंस्ड है, सो दूसरी इक्वेशन इसके लिए बनेगी T1 cos अल्फा इक्वल टू m1g। सो कुछ इस तरह से दो इक्वेशन हम लिख पाएंगे इस मास m1 के लिए। अब ध्यान दें, अगर हम m2 मास के लिए इसी तरह के डायनेमिक्स को अप्लाई करें तो क्या कंडीशन बनेगी समझें। बिल्कुल सिमिलर कंडीशंस होंगी। मैं बना रहा हूं फ्री बॉडी डायग्राम में सभी फोर्सेस को। आप ध्यान दें, m2g के रूप में इसके वेट को इस स्ट्रिंग के द्वारा इस मास को मिलने वाले फोर्स के लिए T2 को, और इस एंगल को बीटा मानते हुए इस एंगल को बीटा से प्रेजेंट किया जा सकता है। अब T2 के कंपोनेंट बनाने पर यह होगा T2 cos बीटा और T2 sin बीटा इनवर्ट डायरेक्शन में। और बिल्कुल पिछले मास की तरह अगर इस मास के सर्कुलर मोशन के लिए इक्वेशन लिखी जाए तो क्या इक्वेशन होगी, आप ध्यान दें, यह होगी T2 sin बीटा जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है। यहां पर ध्यान दें कि इस केस में रेडियस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के रूप में L2 sin बीटा को लिया जाना चाहिए। सो T2 sin बीटा को हम लिख पाएंगे m2 ओमेगा स्क्वायर L2 sin बीटा। ये चौथी इक्वेशन मान लीजिए, इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर रहा हूं। और अगर वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस की इक्वेशन लिखी जाए तो T2 cos बीटा को हम लिख पाएंगे m2g। यानी कुछ इस तरह से हमें 5 इक्वेशन मिल चुकी हैं, और अब हमें इन सभी इक्वेशंस को सॉल्व करके ओमेगा तक पहुंचना है। अब ध्यान दें, इस सेकंड इक्वेशन में साइन अल्फा को दोनों ओर कट किया जा सकता है, और ठीक इसी प्रकार फोर्थ इक्वेशन में साइन बीटा को। सो T1 का वैल्यू इस इक्वेशन से m1 L1 ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, जबकि इस इक्वेशन से T1 का वैल्यू अल्फा और इस इक्वेशन से T2 का वैल्यू बीटा के टर्म में मिल सकता है। सो इस सेकेंड इक्वेशन से T1 का वैल्यू m1 ओमेगा स्क्वायर L, और इस फोर्थ इक्वेशन से T2 का वैल्यू m2 ओमेगा स्क्वायर L2 अगर इस इक्वेशन में अप्लाई किया जाए तो ये इक्वेशन कन्वर्ट होके कैसे फॉर्म में आ जाएगी, एक बार आप ध्यान से देखें। ये बनेगी m1 ओमेगा स्क्वायर L1 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू m2 ओमेगा स्क्वायर L2 अपॉन साइन अल्फा। यानी कुछ इस तरह का इक्वेशन हमें मिल जाएगा अगर हम T1 और T2 की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशंस से इस फर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई करें। और अब इसे सॉल्व करने पर, थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर, इस ओमेगा स्क्वायर को कट करने पर जो रिलेशन हमें मिलेगा वो है m1 L1 साइन अल्फा इक्वल टू m2 L2 साइन बीटा। ध्यान देते रहें, कुछ इस तरह का रिलेशन हमें मिल चुका है जिसमें T1 और T2 को हमने रिमूव कर दिया है। अब हमें इस साइन अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू चाहिए होगी ओमेगा के टर्म में, और अपनी इक्वेशंस को हमें T1 T2 और साइन अल्फा साइन बीटा यानी एंगल्स से और T1 T2 से फ्री करना होगा। तो ध्यान दें, सिंपली अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें तो हमें टेंशन के टर्म को कैंसिल करने का मौका मिलेगा, और ऐसी इक्वेशन हम पता लगा पाएंगे जिससे हम अल्फा को फाइंड आउट कर सके। ठीक इसी प्रकार इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम बीटा को कैलकुलेट कर पाएंगे। सो आइए इन दोनों इक्वेशन से अल्फा और इनसे बीटा को कैलकुलेट कर लें पहले, ताकि उन दोनों वैल्यूज को इसमें अप्लाई किया जा सके। तो क्या बनेगा आउटकम, आप देखें, मैं इस लाइन को यहां से हटा रहा हूं, इस पर डिस्कशन हो चुका है। अब ध्यान दें, इन दो इक्वेशंस के रेशियो के रूप में हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस अल्फा। आप ध्यान दें,
मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर रहा हूं, सो T1 को कैंसिल करने के बाद कुछ इस तरह का लेफ्ट टर्म मुझे मिलेगा, और राइट में M1 को कैंसिल करने के बाद हमें मिलेगा ओमेगा स्क्वायर L1 अपॉन G, यानी इसे सॉल्व करके कॉस अल्फा की वैल्यू हमें मिलेगी G अपॉन ओमेगा स्क्वायर L1। कुछ इस तरह से कॉस अल्फा की वैल्यू हमें मिलेगी इस फर्स्ट दो इक्वेशन के सेट से, और ठीक इसी प्रकार इन दो इक्वेशंस के रेशियो से हमें मिलेगा 1 अपॉन कॉस बीटा इक्वल टू M2 कैंसिल हो जाएगा और ये होगा ओमेगा स्क्वायर L2 अपॉन G, यानी इससे हमें कॉस बीटा का वैल्यू मिलेगा G अपॉन ओमेगा स्क्वायर L2। अब कॉस अल्फा और कॉस बीटा के वैल्यू हमें मिल चुके हैं उन टर्म्स में जो या तो हमें दिए गए हैं या हमें कैलकुलेट करने हैं। ओमेगा को हमें कैलकुलेट करना है और L1 L2 की वैल्यू हमें गिवन है। सो इन दोनों कॉस अल्फा कॉस बीटा को हमें इस इक्वेशन में यूज करना होगा, और हम जानते हैं कि साइन अल्फा को कॉस अल्फा से कनेक्ट किया जा सकता है। सो कॉस अल्फा और कॉस बीटा की हेल्प से साइन अल्फा और साइन बीटा की जो वैल्यू निकलेंगी, अगर मैं उन्हें इस इक्वेशन में अप्लाई करूं तो क्या आउटकम बनेगा। आप ध्यान दें, मैं ये सब यहां से हटा रहा हूं, इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। सो जैसा कि हम जानते हैं कि कॉस अल्फा की वैल्यू अगर G अपॉन ओमेगा स्क्वायर L1 है, तो साइन अल्फा की करस्पॉन्डिंग वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा से दी जानी चाहिए। ये बात पर आप ध्यान दें कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा का सम 1 होता है, तो साइन अल्फा को अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बोला जा सकता है। अब ये वैल्यू अगर साइन अल्फा का रोल प्ले कर रही है, तो इसमें M1 L1 को मल्टीप्लाई करके हम इस एक्सप्रेशन का लेफ्ट टर्म लिख चुके हैं। ठीक इसी प्रकार साइन बीटा की वैल्यू को कॉस बीटा की हेल्प से हम लिखेंगे 1 माइनस G स्क्वायर अपॉन ओमेगा 4 L2 स्क्वायर, और M2 L2 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये हम इस इक्वेशन का राइट पार्ट प्रेजेंट करेंगे। और अब इस कंप्लीट इक्वेशन में केवल ओमेगा है और वो टर्म्स हैं जिनकी वैल्यू हमें मालूम है। सो इसे रिजॉल्व करके हम ओमेगा को आसानी से पता लगा पाएंगे। आइए मैं इसे फाइनल तक पहुंचा दूं। आप ध्यान दें, ये बनेगा M1 स्क्वायर L1 स्क्वायर 1 माइनस G स्क्वायर अपॉन ओमेगा 4 L1 स्क्वायर इक्वल टू M2 स्क्वायर L2 स्क्वायर 1 माइनस G स्क्वायर अपॉन ओमेगा 4 L2 स्क्वायर। और अब अगर मैं लेफ्ट और राइट में इन टर्म्स को थोड़ा सा और रिजॉल्व करूं तो क्या मुझे मिलेगी इक्वेशन, आप उस पर ध्यान दें। ये होगी M1 L1 स्क्वायर, M1 में भी स्क्वायर होना चाहिए, M1 स्क्वायर L1 स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होके ये बनेगा, और इस टर्म को अगर मैं लेफ्ट में ले आऊं तो ये बनेगा माइनस M2 स्क्वायर L2 स्क्वायर इक्वल टू, यहां का नेगेटिव टर्म अगर राइट साइड ले आया जाए तो ये बनेगा M1 स्क्वायर G स्क्वायर अपॉन ओमेगा 4। अब यहां पर ध्यान दें कि मैंने डिस्ट्रीब्यूट करते समय सेकेंड टर्म में L1 स्क्वायर को कैंसिल कर दिया है। सो ये टर्म बनेगा M1 स्क्वायर G स्क्वायर अपॉन ओमेगा 4, और माइनस साइन वाले इस टर्म को राइट में शिफ्ट करने पर ये प्लस हो गया है, और इसके साथ लिखा जाएगा इसका दूसरा टर्म जिसमें L2 स्क्वायर कैंसिल करने के बाद कुछ इस तरह से हम इसे प्रेजेंट कर पाएंगे। सो ऐसी इक्वेशन हमें मिल रही है फाइनली। और अब जो टर्म राइट में कॉमन है उन्हें कॉमन लेने पर यह बनेगा G स्क्वायर अपॉन ओमेगा 4 M1 स्क्वायर माइनस M2 स्क्वायर, और लेफ्ट में हमारे पास टर्म है M1 स्क्वायर L1 स्क्वायर माइनस M2 स्क्वायर L2 स्क्वायर। सो ओमेगा 4 को लेफ्ट में और इस टर्म को राइट में शिफ्ट करके जो फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिलेगा ओमेगा के लिए, आप उसे देखें। मैं ये सब यहां से रिमूव कर रहा हूं। इस सब डिस्कशन पर काम किया जा चुका है और अब हमें फाइनली ओमेगा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो ओमेगा की पावर 4 को हम लिखेंगे G स्क्वायर M1 स्क्वायर माइनस M2 स्क्वायर अपॉन M1 स्क्वायर L1 स्क्वायर माइनस M2 स्क्वायर L2 स्क्वायर। सो कुछ ऐसा आउटकम हमें ओमेगा की 4 पावर के लिए मिला है, और ओमेगा को हम लिख पाएंगे इस कंप्लीट टर्म के 4th रूट के रूप में। सो ओमेगा को 4th रूट ऑफ G स्क्वायर M1 स्क्वायर माइनस M2 स्क्वायर
डिवाइडेड बाय m1 स्क्वायर L1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर L2 स्क्वायर के रूप में दिया जाएगा। और अब लास्ट स्टेप में अगर मैं इन सभी वैल्यूज को अप्लाई करूं इस इक्वेशन में तो क्या आउटकम मुझे मिलेगा, आप ध्यान दें, ये होगा 10 स्क्वायर, ग्रेविटी की वैल्यू को मैं 10 अप्लाई कर रहा हूं, आप ध्यान दें, और ब्रैकेट में ये टर्म होंगे m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर, जिन्हें लिखा जा सकेगा 56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 होल स्क्वायर। यहां पर आप ध्यान दें कि इन्हें ग्राम में भी अप्लाई किया जा सकता था। अगर आप न्यूमरेटर में इन दोनों टर्म्स को ग्राम में अप्लाई करते तो इसकी यूनिट ग्राम स्क्वायर और यहां पर भी ग्राम स्क्वायर होती। सो ग्राम यानी सीजीएस सिस्टम में भी मास के टर्म को अप्लाई किया जा सकता था, बट किसी प्रॉब्लम में इस तरीके का स्टेप एक गलती जनरेट कर सकता है, इसीलिए हम उसको एमकेएस में कन्वर्ट करके ही लगा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इस पावर टर्म को कैंसिल कर देंगे और हमें डिवाइड करना है इसे जिस टर्म से, वो क्या है ध्यान दें, वो है 56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू L1 स्क्वायर, जो कि होगा 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 होल स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान दें, इस टर्म को आपको मीटर में कन्वर्ट करके ही लगाना होगा। आप इसमें सीजीएस सिस्टम नहीं लगा पाएंगे क्योंकि आपने ग्रेविटी को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में अप्लाई किया है। सो इस बात पर आप हमेशा ध्यान दें कि मैं मास के टर्म को सीजीएस में यूज करने की परमिशन दे सकता हूं इस क्वेश्चन में, लेकिन लेंथ को मैं चाहूंगा कि आप मीटर में कन्वर्ट करके ही लगाएं क्योंकि आपने ग्रेविटी को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में अप्लाई किया है। अगर आप लेंथ को सेंटीमीटर में यूज करते हैं तो उस केस में आपको ग्रेविटी को भी सीजीएस सिस्टम में यानी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिखना होगा। सो अभी मैंने इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया है और सेकेंड टर्म मेरे पास क्या है, आप ध्यान से देखें, यह है 28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 होल स्क्वायर और 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 होल स्क्वायर। कुछ इस तरह से इसे दिया जा सकता है और अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है हमें। तो कैसे ये सॉल्व होगा, ध्यान दें, मैं इस सब को यहां से हटा रहा हूं, इस पर डिस्कशन हो चुका है और अब इसे सॉल्व करने पर जो फाइनल आउटकम हमें मिलेगा आप उस पर ध्यान दें, वो होगा ओमेगा इक्वल टू 4th रूट ऑफ 10 स्क्वायर, जिसको मैं 100 लिख सकता हूं। और अदर टर्म्स पे भी आप ध्यान दें, ब्रैकेट के अंदर ये टर्म बनेगा 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और मैंने 28 स्क्वायर को आउटसाइड टर्म के रूप में ले लिया है। आप ध्यान देते रहें, जिस तरह से मैं इसे प्रेजेंट कर रहा हूं आप इस पर ध्यान दें। मैंने 56 और 28 में से 28 को कॉमन ले लिया है। हम जानते हैं 28 का 2 मल्टीपल 56 होता है। सो 28 स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद ये ब्रैकेट में बचा 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। इन पावर्स को हमने जैसे डिस्कस किया था मैं पहले ही कैंसिल कर चुका हूं अपने माइंड में। सो अब इसे सॉल्व करने पर डिनोमिनेटर में जो टर्म मिलेगा उसे देखें आप, ये होगा 28 स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर से भी मैंने 28 स्क्वायर को कॉमन ले लिया है और ब्रैकेट के टर्म के रूप में मैं लिखूंगा 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर माइनस इस टर्म में होगा 11 स्क्वायर और पावर टर्म के रूप में 10 टू द पावर माइनस 4 को मैंने लास्ट में लिख दिया है। सो कुछ इस तरह का आउटकम मिला है इसे अरेंज करने पर और अब क्लियरली ये टर्म कैंसिल होते हुए देखा जा सकता है। 10 टू द पावर माइनस 4 इसके साथ मिलके बनेगा 10 टू द पावर प्लस 6। सो ये टर्म मैं यहां प्रेजेंट कर दे रहा हूं और अदर टर्म के रूप में है 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर यानी 14 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर। तो आप समझ सकते हैं 14 प्लस 11 25 होगा और 14 माइनस 11 3 होगा। यहां पर मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी अप्लाई किया है और अब 3 को कैंसिल करके जो आउटकम मुझे मिलेगा आप उसे ध्यान से देखें, वो होगा 4 इंटू 10 टू द पावर 4 विद 4th रूट, यानी कुछ इस तरह का वैल्यू मिलेगा हमें ओमेगा के लिए। फाइनली मैंने इसे 10 टू द पावर 4 और 100 में सेपरेट कर दिया है और 25 से 100 को 4 टाइम्स कैंसिल कर दिया है। सो ये आउटकम हमें मिला है ओमेगा के लिए और मैं थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर लूं तो फाइनली ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 10, क्योंकि आप समझ सकते हैं 4th रूट से ये टर्म 10 बन के बाहर आ जाएगा, लेकिन इस टर्म को
स्क्वायर रूट ऑफ 2 के रूप में लिखना पड़ेगा। अब 2 के स्क्वायर रूट के रूप में हम 1.41 लिख सकते हैं, और अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 14.1 रेडियन पर सेकेंड के रूप में हमें मिलेगा। यानी 14.1 रेडियन पर सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए अगर हम ग्रेविटी का वैल्यू 10 अप्लाई करें। अब ध्यान दें, जो ऑप्शंस गिवन है वो है 12, 14, 16 और 18, और इनमें सही ऑप्शन 14 है। सो ये 14.1 आया है तब जब हमने ग्रेविटी का वैल्यू 10 यूज किया है। अगर हम ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 यूज करते तो इसमें क्या चेंजेस आ सकते थे, एक बार उस पर भी बात कर लें। अगर ये 10 के प्लेस पर 9.8 स्क्वायर होता तो इस स्टेप में ये 9.8 स्क्वायर ही रहता, और इस स्टेप में आके ये लाइन बन जाती 10 टू द पावर 4। ध्यान दें, ये टर्म ऊपर आके 10 टू द पावर 4 बनता, और ये 100 के प्लेस पे हम लिखते 9.8 स्क्वायर। अब यहां से मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा इसे। आप ध्यान दें, हम ये जानना चाहेंगे कि अगर हम ग्रेविटी को 9.8 अप्लाई करते तो क्या ये आंसर एग्जैक्टली 14 आता, या तब भी इस केस में अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ता। सो अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये बन पाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 2। आप ध्यान दें, मैंने 100 से 25 को कैंसिल किया है 4 टाइम्स, और 10 टू 2 पावर यहां पर लिखी गई है, इंटू 9.8 स्क्वायर, और मुझे इसका 4th रूट करना है। सो जब 4th रूट किया जाएगा तो इसे स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करके ये बन जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 9.8, और अब नेक्स्ट लाइन में ये बनेगा 10 इंटू 9.8 यानी 98, 2 जा 196, यानी इसे मल्टीप्लाई करने पर एक बार कंफर्म कर ले, ये रूट 196 बनेगा, और इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 14 रेडियन पर सेकेंड हमें मिलेगी। सो इस तरह से 9.8 अप्लाई करके आप एग्जैक्ट 14 रेडियन पर सेकेंड पता लगा सकते हैं, और चूंकि ऑप्शन इंटीग्रल वैल्यूज में दिए हुए हैं तो 9.8 लगा के ही इस आंसर को निकाला गया है। सो हमने 10 लगा के जब इस आंसर को निकाला तो ये 14.1 रेडियन पर सेकेंड आया, जो कि 14 के करीब है। सो इस तरह से आप ओमेगा को कैलकुलेट कर सकते हैं उस मोशन के लिए जैसे मोशन की डिमांड इस प्रॉब्लम में की गई है, जिसमें इस रॉड को वर्टिकल पोजीशन पर बनाए रखना है। थैंक यू।